हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे ये अभिषेक क्लासेस विद फन पे। कभी कभी चैनल का नाम ही भूल जाता हूँ। तो वेलकम टू टेंथ क्लास। ठीक है, आज से आपकी टेंथ क्लास के कुछ चैप्टर्स कुछ चैप्टर क्या सारे चैप्टर लगभग कवर करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो क्लास टेंथ में आपका स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ चैप्टर्स को शुरू कर दिया होगा। अगर आपको साइंस का पहला चैप्टर नहीं समझ में आया तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद करने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पॉइंट टू पॉइंट ना इस चैप्टर को समझाया है। ठीक है, यानी कि चाहे आप बुक से पढ़ लो, चाहे आप ये वीडियो को देख के पढ़ लो और ये सब नोट कर लो। ठीक है, आपको दोनों चीज़ों से ही आपको मदद मिलेगी, क्योंकि बुक की छोटी से छोटी बात मैंने इस पूरे वीडियो में डाली हुई है। अब जिसने भी इस वीडियो को एंड तक देखा ना, मतलब एंड तक जिसने भी इस वीडियो को देखा, ठीक है, वो बंदा पक्का इसको 50% या 40% तक क्लियर कर लेगा। अब 50% या 40% ही क्यों क्लियर करेगा, 100% क्यों नहीं? वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये ना पार्ट वन है। ठीक है, ये पार्ट वन है। ठीक है, ये वीडियो जो नहीं है ना, ये वीडियो जो है ना, ये पार्ट्स में डिवाइड होगी। अगर मैं इसे एक वीडियो को मतलब एक ही वीडियो में इसे ख़त्म करने की कोशिश करूँगा ना, तो ये वीडियो कम से कम 2 घंटे की तो बनेगी ही बनेगी। ठीक है, तो इसलिए मैं इसे पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। ठीक है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और कुछ ऐसी बातें होंगी जिनको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसकी पार्ट 3 तक वीडियोस जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो। क्लास 9th के भी कुछ चैप्टर्स आपकी इसमें मदद करेंगे। अगर आपके पास क्लास 9th की बुक हो तो मैं आपको बताता हूँ, आप क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3, ठीक है, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 खोलो और उसमें पेज नंबर 38, ठीक है, पेज नंबर 38 को खोलो। उसमें कुछ तत्वों के प्रतीक और उनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उसको अपने सामने रखना। और ये जो आपको तत्व दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले, ये सारे, ठीक है, इनको उसमें ढूंढने की कोशिश करना, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, जो कुछ आपने पढ़ा है ना वही है, बस कुछ चीज़ें अलग है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगी, बहुत ही आराम से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले आप लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 खोलो और उसमें 38 पेज नंबर खोल लेना। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये है चैप्टर का नाम। ठीक है, और अध्याय 1 है ये क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th का अध्याय नंबर 1 है। तो शुरू करते हैं इस आज की इस वीडियो को। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें शुरू करना है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या है? अब देखो, रासायनिक, आपको इससे कुछ बातें याद आ रही होंगी, आपने 6 to 9th क्लास में इसको बहुत ही सुना हुआ है। ठीक है, पर इसमें अभिक्रिया और समीकरण आ रहा है, तो इसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। पर उससे पहले आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन फंस जाते हैं और बंदे कर ही नहीं पाते। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? तो भौतिक परिवर्तन में दो पदार्थ मिलते हैं, परंतु इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, आपने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा कि दो पदार्थ मिलते हैं तो मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही भौतिक परिवर्तन में भी दो पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, और परंतु इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। बाई चांस मान के चलो आपने चीनी, ठीक है, आपने चीनी और नमक को घोल दिया, मतलब आपने चीनी और नमक को मिला दिया। ठीक है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। पर इसमें क्या कोई नया पदार्थ बना? क्या कुछ और बना? नहीं बना ना। चीनी अपनी जगह रहेगा, नमक अपनी जगह रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से भौतिक परिवर्तन की ऐसे हम व्याख्या करते हैं। ठीक है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें पदार्थ का गुणधर्म नहीं बदलता, इसमें पदार्थ का गुणधर्म नहीं बदलेगा। अगर चीनी मीठी है तो वो मीठी रहेगी, और नमक नमकीन है तो वो नमकीन ही रहेगा, चाहे उसको आप कैसे भी मिला दो। ठीक है, इसमें पदार्थ को उसकी अवस्था में लाया जा सकता है। ठीक है, लाया जा सकता है, आगे आप सकता लगा लेना। ठीक है, इसके बाद जो है ना आप लिख लेना सकता है। ठीक है, तो उसकी अवस्था में लाया जा सकता है, यानी कि आप चीनी और नमक को जब मिलाते हो, ठीक है, आपने चीनी प्लस नमक को मिला दिया। ठीक है, मान के चलो कि आपने चीनी और नमक को मिला लिया। ठीक है, तो आप इन दोनों को अलग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? पृथक्करण विधि से कर सकते हो ना। छलनी में रखोगे तो नमक बाहर निकल जाएगा और चीनी वहीं का वहीं रहेगी। ठीक है, तो इसको हम उसी अवस्था में ला सकते हैं, चीनी को अलग कर सकते हैं, पानी को अलग और नमक को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण, बर्फ़ का पिघलना हो गया, लकड़ी का काटना हो गया। ठीक है, जब बर्फ़ पिघलती है तो वो पानी बन जाती है ना। बर्फ़ पिघली तो पानी बन गई, पर पानी दोबारा बर्फ़ बन सकता है ना, पानी दोबारा बर्फ़ बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। बस उसे थोड़ा उसका टेम्परेचर जो है वो लो करना होगा। ठीक है, और वो फिर से बर्फ़ बन जाएगा, यानी इसमें पदार्थ को उसकी अवस्था में लाया जा सकता है। लकड़ी का काटना,
लकड़ी को काटते हैं तो क्या वो लकड़ी कुछ और बन जाती है? नहीं, रहती तो लकड़ी ही है ना। तो ये हो गया आपका उदाहरण भौतिक परिवर्तन का। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन दो या दो से अधिक, इसमें भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं, पर इसमें कोई नया पदार्थ बनता है, ठीक है, जिसके गुणधर्म अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एक नया पदार्थ बनेगा और उसके गुणधर्म भी अलग अलग होंगे, ठीक है। मान के चलो कि आपने जो है ना आपने क्या किया, आपने काली चाय बनाई, ठीक है। आपने बाई चांस मान के चलो जो चाय बनाई, ठीक है, आपने चाय बनाई। अब उस चाय में आपने नींबू को डाल दिया, है ना, उस चाय में आपने नींबू को डाल दिया। अब चाय में नींबू को डालने के बाद चाय का स्वाद बदल जाएगा ना, चाय थोड़ा बहुत खट्टा अम्लीय हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो उसमें थोड़ा बहुत थोड़ा खट्टा टाइप का स्वाद आएगा, पर क्या आप उस खट्टे स्वाद को दोबारा निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते ना। और क्या उसके गुणधर्म, देखो यहाँ पर उसका गुणधर्म भी बदल गया। चाय मीठी थी, ठीक है, और उसमें चाय पत्ती थी, पर जब हमने उसमें नींबू डाला तो चाय मीठी और थोड़ी अम्लीय, ठीक है, जिसमें थोड़ा खट्टा स्वाद आ गया। तो उसका गुणधर्म, जो उसका गुणधर्म था, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ थी, उसमें भी बदलाव आ गया, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, जिसमें नया पदार्थ बनेगा और उसके गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज़ भी उसकी अलग अलग होंगी। जैसे चावल का बनना और मैग्नीशियम रिबन का जलना। देखो जब मैग्नीशियम रिबन जलता है, ठीक है, जो आपका मैग्नीशियम रिबन होता है ना, जब वो जलता है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ। आप जो है ना क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 और पेज नंबर 38 खोलोगे, तो आप वहाँ पर ढूंढने की कोशिश करो मैग्नीशियम को, ठीक है। आपको मैग्नीशियम मिलेगा, तो मैग्नीशियम आपको Mg में मिलेगा, ठीक है। किस में मिलेगा? Mg में। और फिर आपको देखो, जब आपने मैग्नीशियम को जलाया, ठीक है, जब आपने मैग्नीशियम को जलाया तो वो हवा, ठीक है, और हवा में क्या होता है? H2 होता है, ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पर हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जलने में मदद ऑक्सीजन ही करता है ना। किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ तभी जलेगी जब वहाँ ऑक्सीजन उपस्थित होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो मैग्नीशियम होगा वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, है ना। यहाँ पर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा और ये एक नया पदार्थ है जिसके गुणधर्म भी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम रासायनिक परिवर्तन की व्याख्या करते हैं। और आपको उम्मीद करता हूँ आपने क्लास 9th का वो चैप्टर खोल रखा होगा जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है रासायनिक अभिक्रिया की व्याख्या करो। अब देखो, अभी तक हमने भौतिक परिवर्तन पढ़ा, रासायनिक परिवर्तन पढ़ा। अब मेन चैप्टर की शुरुआत करेंगे रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, ये क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की व्याख्या करें तो वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मैं इसे थोड़े से जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको जो है ना दिखाई दे। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें नया पदार्थ बनता है, ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। और हमने अभी अभी रासायनिक परिवर्तन में भी यही पढ़ा था, यानी रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कह रहे हैं, ठीक है। कुछ अलग नहीं है, बस रासायनिक परिवर्तन को हमारे सामने अलग रूप में लाके रख दिया गया है, बस हो गया, खत्म, ठीक है। अब नया पदार्थ बन गया तो इसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। ये दोनों की डेफिनेशन हो गई, ये डेफिनेशन रासायनिक परिवर्तन की भी हो गई और ये डेफिनेशन आपकी रासायनिक अभिक्रिया की भी हो गई, ठीक है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है CaCO3, ठीक है। अब ये CaCO3 है क्या? तो आप जब क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 पे आओगे तो वहाँ पर आप 38 पेज नंबर पे देखो कि Ca क्या है, ठीक है। आपने Ca ढूंढा होगा, तो Ca का मतलब है कैल्शियम, ठीक है, Ca का मतलब है कैल्शियम। और CO3 हम जानते हैं, CO किसे कहते हैं? हम CO कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं ना। तो CO3 अब ये किससे मिलकर बना है? देखो ये होता है आपका मेरे ख्याल से ये कैल्शियम डाइऑक्साइड होता है, मेरे ख्याल से कैल्शियम डाइऑक्साइड ही होता है, ठीक है, जिसे हम भूंजा हुआ चूना कहते हैं। तो ये जो आपका CaCO3 है ना, ये पत्थर होता है, ठीक है, जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा चमकदार होता है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा चमकदार होता है। और जब आप देखना कि जब चूने को, ठीक है, जब चूने को आपकी दीवार में लगाया जाता है ना, तो कुछ देर बाद उसमें से पानी गायब हो जाता है, ठीक है, पानी गायब हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है तो CO2 के साथ, ठीक है,
CO2 के साथ प्रक्रिया करता है, ठीक है, और CaCO3 बनाता है, ठीक है, CaCO3 का निर्माण करता है। और ये क्या है, इसमें देखो पहले ये था Ca, ठीक है, पहले ये क्या था, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। तो पहले ये था CaOH2, ठीक है, पहले ये था, ठीक है, पर इसने बाद में देखो ये जो है ना, ये अभी बस आप इसको एक उदाहरण मान के चलो, ठीक है, इसके बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसके बारे में ना हम पार्ट 2 में और बात करेंगे, ठीक है, जो आपका पार्ट 2 आएगा ना उसमें हम और बात करेंगे इसके बारे में, अभी मान के चलो, ठीक है। ये है भूंजा हुआ चूना, ठीक है, इसे हम कहते हैं भूंजा हुआ चूना, जिसके बारे में आपने क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये है भूंजा हुआ चूना। जब हम इसे दीवार पे लगा देते हैं ना, तो ये भूंजा हुआ चूना CO2 के साथ अभिक्रिया करता है और बनाता है CaCO3, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो आपका OH2 था ना, वो तो चला गया कहीं और, ठीक है, वो कहीं और चला गया और बन गया CO3, ठीक है। इस तरीके से एक नया पदार्थ बना और उस पदार्थ के गुणधर्म भी अलग अलग थे। तो यानी हमारा CaCO3 किसके मिलने से बना है, CaO और CO2, ठीक है, इसके मिलने से बना है, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा, अब मैं जानता हूं कि आपको थोड़ी बहुत इसमें परेशानी हो रही होगी, कह रहे यार ये क्या है, पर टेंशन मतलब बहुत ही ईजी चीज़ है। पार्ट 2 में इसके बारे में ही बात करने वाले हैं हम, ठीक है। पार्ट 2 में ना इसी के बारे में बात करेंगे और लगभग इसी के बारे में बात होने वाली है पार्ट 2 में, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि एक एक टॉपिक को क्लियर करूँगा, ठीक है। अब इसका कुछ और उदाहरण देखते हैं, ठीक है, इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं चलो। तो देखो, वायु के संपर्क में आने से जंग लगना, ठीक है। हम जानते हैं कि जब लोहा, क्लास 7 पे पढ़ा था हमने कि जब लोहा वायु में आ जाता है यानी O2 के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में, तो वहाँ बनता है FeO2, ठीक है, FeO2 बनता है ना, जिसे हम जंग लगना कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक नया पदार्थ बना, ठीक है, एक नया पदार्थ बना जिसके गुणधर्म अलग है। देखो लोहा सख्त होता है, पर आप देखना जब किसी लोहे में जंग लग जाएगा तो आप उसे बहुत ही आराम से तोड़ पाओगे। ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि वहाँ एक नया पदार्थ बना है, ठीक है, वहाँ एक न्यू मैटर बना है, एक नया पदार्थ बना है, ठीक है। तो ये हो गया उदाहरण। भोजन का पकना, ठीक है, देखो जब चावल को आप पकाते हो, ठीक है, जब चावल को आप पकाओगे, ठीक है, चावल को जब आप गैस पे पकाओगे, ठीक है, जब आप पकाओगे ना तो देखो क्या होगा, चावल सख्त होते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि चावल सख्त होते हैं। और अगर आप कच्चा चावल खाओगे, ठीक है, आप अगर कच्चा चावल खाओगे तो आपके दांत में दर्द होगा, ठीक है, या आपको पथरी भी हो सकती है। पर जब आप उसे पका के खाओगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है, जब आप उसे पका के खाओगे तो देखना वो नरम हो जाएगा, ठीक है। यानी एक नया पदार्थ भी बना, ठीक है, जिसे हम खा सकते हैं, तो उसका गुणधर्म भी अलग है। पहले वो सख्त था, अब वो नरम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। ऐसे ही श्वसन प्रक्रिया, ठीक है, श्वसन प्रक्रिया में भी जो आपका ग्लूकोज होता है वो टूट जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी पार्ट 2 में बात करेंगे कि ग्लूकोज क्या है और कैसे टूट जाता है श्वसन प्रक्रिया में। बस आप ये याद रखो कि श्वसन प्रक्रिया भी रासायनिक अभिक्रिया की व्याख्या करता है, ठीक है। और एक है हमारे शरीर में भोजन का पकना। हम जानते हैं कि जो हम प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, जो हम प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, जो हम प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, हमारे कई सारी चीज़ों में प्रोटीन, डॉक्टर भी कहते हैं प्रोटीन लो प्रोटीन लो। तो वो प्रोटीन जो है ना, जब वो शरीर के अंदर जाता है तो वो नया पदार्थ बन जाता है जिसे हम कहते हैं एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड कहते हैं, ठीक है, एमिनो एसिड, ठीक है। तो जो हमारा प्रोटीन होता है वो बदल जाता है किसमें, एमिनो एसिड में, ठीक है। और एमिनो एसिड यानी एमिनो अम्ल में बदलने के बाद वो हमारे शरीर में जो प्रोटीन होता है उसकी पूर्ति करता है। पर क्या वो प्रोटीन रह के पूर्ति करता है, नहीं ना, एमिनो एसिड बन के पूर्ति करता है। तो यहाँ पर एक नया पदार्थ बना है, ठीक है, नया पदार्थ बना है, और यही है रासायनिक अभिक्रिया की व्याख्या, ठीक है। ऐसे ही हमारे शरीर में भोजन का पचना मैंने आपको बता दिया, एमिनो एसिड बनता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब आप इसे उतार सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन बनता है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं। देखो एक मिनट, इससे पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया की व्याख्या को पढ़ा और हमने उदाहरण देखे, पर कई बार क्या होता है कि हम पता नहीं कर पाते कि अरे यार रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही, यानी कोई नया पदार्थ बन रहा है कि नहीं बन रहा। कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसा लगता है कि वो भौतिक परिवर्तन है, पर ऐसा लगता है कि नहीं, वो रासायनिक परिवर्तन है।
अब इसकी पहचान कैसे करें, ठीक है, इसी के बारे में बात करते हैं। तो देखो, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, यानी जब रासायनिक की बात नहीं, जब भी कोई अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है, ये रासायनिक नहीं, ठीक है, कोई भी अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो निम्न चिन्हों से पहचाना जाता है कि वो रासायनिक अभिक्रिया, यानी आप किसी भी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया तभी कह सकते हो जब वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे, या इनमें से कोई एक चीज़ आपको दिखाई दे, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, समझ गए। तो देखो पहचान कैसे करते हैं, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। देखो जब लोहे में जंग लगता है, ठीक है, जब लोहे में जंग लगता है तो हम जानते हैं कि लोहा जो होता है वो चमकदार होता है, ठीक है, उसमें से चमक निकलती है। पर आप देखना कि जब जब उसमें जंग लगेगा तो वो भूरा रंग का हो जाएगा, ठीक है, वो भूरा हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चला कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और जब लोहा लोहा रहता है तो वो सख्त रहता है, ठीक है, कठोर रहता है भाई साहब, सॉलिड में, ठीक है, वो सॉलिड होता है, ठीक है। पर जब उसमें जंग लग जाता है ना तो वो हो जाता है हमारा सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट कह लो या फिर नरम कह लो, ठीक है, सॉलिड होता है, ठीक है, लिक्विड में तो नहीं बदलता, ठीक है, सॉलिड होता है। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, आप उसे अपने हाथों से भी तोड़ सकते हो, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। रंग में परिवर्तन, आप देखोगे कि जब लोहा जो है उसमें जंग लगेगा तो वो चमकदार से भूरे रंग में बदल जाएगा, ठीक है, वो चमकदार से बन जाएगा भूरा, और ये मैं क्या लिख रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, ठीक है, तो वो भूरे रंग में बदल जाएगा। तो यहाँ पर रंग में भी परिवर्तन हो रहा है। गैस का निष्कासन, ठीक है, देखो जब आप कोयले को जलाओगे, ठीक है, जब आप कोयले को जलाते हो, ठीक है, कोयले को जलाओगे तो CO2 गैस निकलती है, ठीक है, CO2 गैस निकलती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और तब वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती भी है, ठीक है। निकलने का मतलब ये है कि जब O2 कोयले को जलाएगा तो वहाँ पर CO2 गैस निकलेगी। तो ये क्या है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। ताप में परिवर्तन, आप देखोगे कि जब हम कोयले को जलाएंगे, ठीक है, जब हम कोयले को जलाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर जो तापमान है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, आपको गर्मी लगने लग जाएगी। ऐसा किस लिए होगा, क्योंकि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और रासायनिक अभिक्रिया में ताप में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये हो गई पहचान, हम कैसे पहचान करें रासायनिक अभिक्रिया की, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट पेज पे आने पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक मिनट यार, ये चला जाए एक बार, हाँ ठीक है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पूरा दिखाई दे रहा है ना, इसे आपको नोट भी कर लेना है, ठीक है। ये एक मिनट में आपको बताता हूँ, जब आप इसे लिख लोगे ना तो आपको ये भी नोट करना है, ठीक है, आपको ये भी नोट करना है, ठीक है। अब इसे पढ़ के बस समझा देता हूँ। जब सल्फ्यूरिक अम्ल जस्ता, ठीक है, जस्ते को हम, ठीक है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, तनुकृत अम्ल कहते हैं जिसे हम, ठीक है, तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल में जस्ता यानी जिंक को डाला जाता है, जिंक क्या होता है, Zn होता है ना। आप देखो क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 के 38 पे पेज पे, तो आपको सबसे लास्ट में जिंक दिखाई देगा, ठीक है, और वहाँ लिखा होगा Zn, ठीक है। तो जिंक डाला जाता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, और इससे क्या पता चलता है हमें, इससे क्या पता चलता है बताओ मुझे, वीडियो पॉज कर लो चाहे सोचो थोड़ा। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, यानी वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है क्योंकि गैस निकल रही है ना यार। और अभी अभी हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलती है, गैस का निष्कासन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक उदाहरण हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। रासायनिक समीकरण की व्याख्या करें। अब देखो रासायनिक समीकरण आपने मैथ में पढ़ा होगा ना, समीकरण को, जैसे x² + 5x + 0, ठीक है, 5x, ठीक है, +3, ठीक है, आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा। फिर आप इसे यहाँ पर ले जाते होगे, या इसे हो सकता है यहाँ पर लेके आओगे, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं, इसे हम समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब साइंस में भी समीकरण का इस्तेमाल होता है, वो किस तरीके से होता है इसकी बात करते हैं। तो जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। अब क्या मैं इसे ऐसे कैसे लिख दूँ, मैं इसे ऐसे कैसे लिख दूँ कि जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या मैं इसे ऐसे कैसे लिख दूँ, नहीं लिख सकता ना, क्योंकि ऐसे लिखूंगा तो यार कोई मतलब ही नहीं बन रहा, तो मुझे थोड़ा इसे अच्छे से लिखना पड़ेगा। यह रासायनिक अभिक्रिया के लिए कथन स्टेटमेंट तो है, यानी ये रासायनिक अभिक्रिया के लिए कथन तो है,
पर इसे निम्न तरीके से लिखा जाता है। हम जानते हैं कि हर एक चीज़ के लिए कानून बना है, इसी तरीके से इसको लिखने के लिए भी कानून बना हुआ है। ठीक है, तो देखो इसे लिखने का तरीका, पहले हम मैग्नीशियम लिखेंगे। ठीक है, पहले हम मैग्नीशियम लेते हैं, फिर वो ऑक्सीजन के रूप में जलता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन होगी, जब O2 होगी, तभी तो मैग्नीशियम जलेगा, है ना। और जब वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है, ये दोनों अभिकारक है। ठीक है, अभिकारक है, इसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब साथ में अभिक्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जो कि एक पदार्थ है। ठीक है, जो कि एक उत्पाद है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रासायनिक समीकरण को लिखते हो, या इसे लिखने का एक और बहुत बढ़िया तरीका है। मैग्नीशियम को हम कैसे लिखते हैं, Mg से लिखते हैं, है ना, Mg से लिखते हैं ना। और ऑक्सीजन को हम किससे लिखते हैं, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2 से, मैग्नीशियम को O2 से लिखते हैं। अब ऐसे एक निशान लगा दो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब एक साथ मिलेंगे, ठीक है, दोनों एक साथ मिलेंगे तो क्या बनेगा, MgO2, है ना, यही बनेगा ना, MgO2 बनेगा ना। इसी तरीके से हम इसे लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार समीकरण को लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। या इसे लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। आपने क्लास 9 में प्रतितत्वों के चिन्हों के बारे में पढ़ा था, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 और पेज नंबर 38 पे खोल के देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप आओगे तो आपको वो आराम से मिल जाएगा। और ठीक है, वहाँ पर आप उससे हेल्प लेके इसको और भी आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का सांकेतिक तरीका है, यानी बहुत ही आराम वाला तरीका है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये आ गए। अब बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण को कितने भाग होते हैं। अभी हमने बात करी थी ना उत्पाद और अभिकारक और उत्पादों की, तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों के 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है अभिकारक, एक बार मैं इसे थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको फिर अच्छे से दिखाई देगा। तो पहले है अभिकारक। ठीक है, वह पदार्थ जो किसी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। हमने देखा ना Mg और O2 साथ मिल रहे थे, तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो यहाँ पर 2 चीज़ें मिली हैं, ठीक है, जिन्हें हम अभिकारक कह रहे हैं। और उत्पाद, ठीक है, किसी अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। देखो, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, तो यानी वो क्या है, उत्पाद है। ठीक है, एक उदाहरण भी देख लो। ठीक है, ये एक उदाहरण है, 1 मिनट मैं इसे थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये Z है ना, यानी जिंक है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन और ये सल्फर। ठीक है, अब जब ये अभिक्रिया, ठीक है, ये अभिकारक है। ठीक है, ये सारे अभिकारक हैं जो भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में। ठीक है, तो इनके मिलने से ये बना। ठीक है, Zn यानी जिंक, और SO4 यानी सल्फर। ठीक है, और O2। ठीक है, इससे क्या हुआ कि देखो ये दोनों तो मिल गए। ठीक है, ये दोनों तो मिल गए। अब क्या हुआ, जो आपकी H2 थी ना, यानी ये तो एक गैस है, तो ये हवा में उड़ जाएगी। ठीक है, ये कहाँ जाएगी, या हवा में उड़ जाएगी। ठीक है, यानी ये तो यहाँ से चली गई, ये तो यहाँ से चली गई। बचा क्या, Zn और SO4, तो ये दोनों मिलके एक नया पदार्थ बना रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण को लिखना। ठीक है, और यहाँ पर आपने अभिकारक और उत्पाद का भी मतलब पता कर लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम जो है अब काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर को ख़त्म करने पे। अभी नहीं ख़त्म होगा ये, अभी तो इसका पार्ट 2 आएगा, हो सकता है 3 भी आए। ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता यार, बिल्कुल आराम से पढ़ाऊँगा ना। तो प्रश्न नंबर 7 है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं। असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। देखो, मैंने आपसे अभी तक एक बात छुपाई। अब वो बात क्या छुपाई कि जो Mg और O2 थे ना, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, वो एक संतुलित समीकरण नहीं है। ठीक है, वो एक संतुलित समीकरण नहीं है। आप लोग कहोगे ऐसा कैसे, तो देखो यार, जो आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है वो कहता है कि जब 2 पदार्थ आपस में मिलते हैं तो वो समान द्रव्यमान में मिलते हैं। यानी कि अगर Mg में O2 2 है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा 2 है तो मैग्नीशियम की मात्रा भी 2 होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसे संतुलित किया जाता है। अब जो आपका पार्ट नंबर 2 होगा ना, उसमें मैं संतुलित के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप किसी असंतुलित समीकरण को संतुलित करते हो। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करेंगे, वो बात करेंगे हम पार्ट 2 में। ठीक है,
तो उसी के बारे में बात करेंगे। अभी बात करते हैं, एक मिनट यार, ये थोड़ा सा ना जो है ना ये यहाँ पर आ रहा है, तो इसे यहाँ पर जूम इन करता हूँ। ठीक है, आपने ये उतार ही लिया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो असंतुलित समीकरण को क्या कहते हैं? तो असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। ठीक है, जो आपका असंतुलित समीकरण होता है ना उसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं। ठीक है, याद रखना, असंतुलित समीकरण को क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण कहते हैं। ठीक है, इससे आगे आने वाली वीडियो में मैं इसे आपको संतुलित करना सिखा दूंगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसका उदाहरण हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका उदाहरण क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड कंकाली समीकरण का। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में जो समझाया मैंने समझ में आया होगा। ये वीडियो 25 मिनट की बन गई और इसमें उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो कुछ समझाया होगा वो आपको समझ में आया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल मत रहना, बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ाई करना। ठीक है, और बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आना 10th में। उम्मीद करता हूँ मैं आप भी 90% से ऊपर लेके आओगे अगर मेरे साथ पढ़ोगे तो चैनल को देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।